आज का मौज़ू जो है हमारा बर्फ़ खाने के मुतल्लिक़ है, यानी आइस प्लांट जो है, उसके बारे में है। तो इसमें ऐसा करना होता है कि 2 हिस्सों में इसको हमने तक़सीम कर लेना है। एक हिस्सा वो जिसे हम प्लांट रूम कहेंगे, दूसरा हिस्सा वो है जिसे हम ब्राइन रूम कहेंगे। तो इसके लिए बर्फ़ खाना जब बनाना हो तो उसके लिए शर्त ये है कि वहाँ पर 3 फेज़ कनेक्शन जो है ज़रूरी है और ट्रांसफ़ार्मर जो है वो जो इलेक्ट्रिक कंपनी है उनकी तरफ से ट्रांसफ़ार्मर जो है लगाना ज़रूरी है कि ट्रांसफ़ार्मर ज़ाती इनका हो और ये तब काम कर सके, क्योंकि वहाँ पर बड़ी मोटरें हैं इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, पंप इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्रेन चलानी होती है, सब ज़्यादातर सारे 3 फेज़ पे चलने वाले होते हैं। इसलिए पहले एक स्टेप डाउन ट्रांसफ़ार्मर जो है वो वहाँ पर होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जगह काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, स्पेशियस होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर जो है ना बर्फ़ खाना जो है वो तैयार किया जा सके। अब इसमें हम एक हिस्सा वो है जिसे हम प्लांट रूम कहेंगे, ज़रूरी नहीं कि वो कमरा ही बना हो, यानी उस हिस्से को हम कहेंगे जहाँ पर ट्रांसफ़ार्मर लगा हो। दूसरा नंबर इलेक्ट्रिक पैनल होगा जहाँ पर 3 फेस आएंगे ट्रांसफ़ार्मर से, एक न्यूट्रल आएगी। न्यूट्रल के लिए एक अलग पट्टी होती है, एल्युमिनियम की मोटी पट्टी होगी, उसमें काफ़ी सुराख होंगे, वहाँ पर न्यूट्रल तार लगा देंगे, वहाँ से जितनी न्यूट्रल जहाँ जो भी न्यूट्रल निकालनी होगी वहाँ से निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो है जो 3 फेस हैं उनके लिए बड़े ग्रिप जो है वो लगाए जाते हैं। उसके बाद जो है एक ब्रेकर लगाया जाता है, तीनों फेसों के लिए अलग-अलग ब्रेकर होते हैं, उनके ऊपर जॉइंट लगा के एक बड़ा ब्रेकर बना लिया जाता है, तो वो ब्रेकर जो है वो होगा। उसके बाद जो है ऐसा है कि वहाँ से एक स्टार्टर आगे लगाया जाएगा। वो स्टार्टर जो है वो मोटर के लिए होगा जो कंप्रेसर को चलाएगी। वो डिपेंड करता है कि बर्फ़ खाना कितना बड़ा है। अगर छोटा बर्फ़ खाना है तो 100 हॉर्स पावर की मोटर जो है कंप्रेसर के लिए है, उससे बड़ा 125 हॉर्स पावर है, उससे बड़ा 150 हॉर्स पावर है। इस लिहाज से मोटर काफ़ी बड़ी होगी जिसको सप्लाई देनी होती है। अब उसके जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर का काम ये है कि मोटर जो है उसको जब चलाना है उस पर लिखा होगा ऑफ, स्टार्ट और रन। जब हम उसको ऑफ से स्टार्ट की तरफ करते हैं तो मोटर जो है वो स्टार कनेक्शन के मुताबिक चलती है, काफ़ी ताकतवर तरीके से वो चलती है, काफ़ी ताकत आती है मोटर में, और मोटर जब वो मूव करना शुरू कर देती है और जिस वक़्त वो ख़ास हद तक मूवमेंट उसकी हो जाती है तो उसको रन पे ले आते हैं, तो उस वक़्त फिर डेल्टा क्या पर आ जाएगी, यानी स्टार्टिंग के वक़्त स्टार पे लेके चलाएँगे, फिर उसके बाद डेल्टा पे ले आएँगे, तो अब मोटर डेल्टा पे चलती रहेगी। अब ये तो हाथ के ज़रिए करते हैं, तो ऑटो स्टार्टर भी होते हैं, आपने ऑन किया, पहले वो स्टार पे ना खुद ही उसने डेल्टा पे आ जाना। ये तो है इलेक्ट्रिकल का सिलसिला। वहीं से फिर यानी अगर लाइटें वगैरह जलानी है, कोई सिंगल फेस चीज़ें चलानी है, तो एक न्यूट्रल लेंगे, तीनों फेसों में से कोई एक फेस लेके अपना काम चला लेते हैं। अब जो है प्लांट रूम जो है वहाँ पर एक बड़ी मजबूत फाउंडेशन बनाई जाएगी कंक्रीट की, जिसमें 4 बोल्ट जो हैं कंप्रेसर को मद्देनज़र रख के कंप्रेसर की जो बेस है उसमें एक बहुत मजबूत चादर है, उसके साथ 4 सुराख हुए हुए हैं, उन्हीं सुराखों के मुताबिक निशान लगा लेने हैं और बोल्ट जो है ग्राउंड करवा लेने हैं। उसके ऊपर कंप्रेसर रख के फिर बड़ी वाशर रख के नट लगाए जाते हैं और अच्छी तरह कंप्रेसर को टाइट कर लिया जाता है, यानी अपनी जगह मजबूती से ठहर जाता है। कंप्रेसर जो इस्तेमाल होगा बर्फ़ खाने में वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ओपन टाइप होगा। किसी भी बर्फ़ खाने में सील्ड कंप्रेसर इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि बड़े पैमाने पर ओपन टाइप कंप्रेसर होंगे और कोई सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर वहाँ पर काम नहीं करेगा, कोई रोटरी कंप्रेसर काम नहीं करेगा, सिर्फ
रिसिप्रोकेटिंग पिस्टन डाई कंप्रेसर जब काम करता है। ज़्यादातर कंप्रेसर जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो 2 पिस्टन 2 सिलेंडर वाले होते हैं, 2 पिस्टन 2 सिलेंडर वाले। अब उसमें जब एक पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा होता है, दूसरा पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा होता है क्रैंक शाफ्ट की वजह से। जब ये इधर वाला नीचे आएगा, ये ऊपर, और दूसरा वाला ऊपर चला जाएगा। इस तरह स्टेप बाय स्टेप पिस्टन ऊपर नीचे जो हरकत करते हैं। और जो पिस्टन होगा उसके साथ पिस्टन रिंग भी होंगे, आयल रिंग भी उसके अंदर लगे होते हैं। उसके बाद जो उसकी हेड प्लेट है, हेड प्लेट जो है, हेड प्लेट के ऊपर एक जगह बनाई जाती है जहाँ से पानी गुजारा जाता है, ताकि कंप्रेसर का हेड जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए। उसको ठंडा रखने के लिए एक वहाँ छोटा पंप लगाया जाता है। उस पंप जो है पानी उठाकर इसको भेजता है। ये पानी उसमें चले जाता है ब्राइन रूम के अंदर, जहाँ से बर्फ़ को एग्जिट करना होता है, बाहर निकालना होता है, डिलीवर करना होता है। तो वहाँ पर जो है जो आइस केन है उसको उल्टा करके वही पानी उस पर गिरा दिया जाता है, क्योंकि हेड से जब गुजरना तो पानी थोड़ा सा गर्म हो जाना है। तो आइस केन से पानी को निकालने के लिए, बर्फ़ को निकालने के उस पर पानी गिराया जाता है। अब जो है जो कंप्रेसर वो रिसिप्रोकेटिंग ओपन टाइप है। अब इसमें साइज़ हैं 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10, 12x12। लेकिन आम बर्फानों में देखने में जो आया है वो 8x8 या 9x9। 8x8 का मतलब ये है, या 8x8 का मतलब जो है कि जो उसका डायमीटर है सिलेंडर का वो 8 इंच है, और पिस्टन की स्ट्रोक भी 8 इंच है। तो इस तरीके से 8x8 का सिलेंडर जो है, कंप्रेसर जो है वो भी इस्तेमाल होता है। 9x9 का भी इस्तेमाल होता है, 7x7 का। अगर छोटा बर्फ़ खाना है, कम ब्लॉक हैं, तो 7x7 का, उससे बड़ा 8x8 का, उससे बड़ा 9x9 का। तो इस तरीके से जो कंप्रेसर जो है उसी के मुताबिक मोटर होती है। अगर कंप्रेसर छोटा है तो मोटर भी कम हार्स पावर की होगी, अगर कंप्रेसर बड़ा है तो मोटर भी ज़्यादा हार्स पावर की। अब कंप्रेसर जो है उसके अंदर से एक शाफ्ट बाहर आती है, उसके ऊपर फ्री व्हील जो है, जिसको फ्लाई व्हील आमतौर पर कहते हैं, वो लगाया जाता है। फ्लाई व्हील काफ़ी बड़ा होता है, उठा के 2-3 बंदे उसको ऊपर रखते हैं, और उसके साथ शाफ्ट की लगाई जाती है ताकि फ्री व्हील जो है वो फ्री ना हो जाए। तो उसके ऊपर जो है झरियाँ बनी होती हैं, किसी पे 5 झरियाँ हैं, किसी पे 6 हैं, किसी पे 8 झरियाँ हैं। अब जितनी झरियाँ होंगी उतने बेल्ट लगेंगे उसके साथ। तो जो मोटर है उसको भी एक ख़ास जगह पर जो है उसके नीचे उसके फाउंडेशन भी ग्राउंड होती है, यानी मोटर जो है जहाँ पर फिट करनी है वहाँ पर एंगल जो हैं वो ग्राउंड किए जाते हैं। उनके अंदर झरियाँ बनी होती हैं, उन झरियों के ऊपर ही इसको फिट किया जाता है, मोटर को फिट किया जाता है। और मोटर जो है उसके साथ भी नट बोल्ट लगे होते हैं। तो अब जो है ऐसा किया जाता है कि जो फ्री व्हील है, अगर उस पर 8 झरियाँ हैं तो जो मोटर के साथ पुली होगी उसमें भी 8 झरियाँ होंगी। 8 बेल्ट जो है, वी बेल्ट जो है वो लगाए जाते हैं। अब वी बेल्ट लगाने के बाद उसको जो टाइट करना होता है, तो एक लोहे का बहुत बड़ा रॉड मोटर के नीचे डाला जाता है, उसको आगे दबा के फिर नट बोल्ट कस देते हैं। पहले नट बोल्ट हल्के से फ्री रखते हैं, उसको आगे दबा के टाइट, ताकि सही तरीके से फिट हो जाए। अब जो है जो कंप्रेसर है उसके दोनों तरफ जो है शट ऑफ वाल हैं, एक डिस्चार्ज शट ऑफ वाल, एक सर्विस शट ऑफ वाल है। जो डिस्चार्ज को जाएगा, जिस तरह लगती है डिस्चार्ज शट ऑफ वाल होगा, जिधर सक्शन लाइन आगे लगनी है वो सक्शन शट ऑफ वाल होगा। उसके साथ ही ऊपर की तरफ गेजें होंगी, एक हाई प्रेशर गेज होगी, एक लो प्रेशर गेज होगी। जो जो लाइन, जो डिस्चार्ज की लाइन कंडेंसर की तरफ जा रही है, आयल सेपरेटर की तरफ जा रही है, वहाँ पर डिस्चार्ज यानी सड़क जो हाई प्रेशर गेज लगी होगी
और दूसरी तरफ पर लो प्रेशर गेज है। लेकिन इसकी गेजेस स्पेशल हैं क्योंकि बर्फ़ खाने में अमोनिया गैस इस्तेमाल होती है, इसलिए गेज के ऊपर जो है, प्रेशर गेज के ऊपर जो है अमोनिया लिखा होगा, ये NH3 होगा। ये अमोनिया जो है उसका फार्मूला लिखा होगा या अमोनिया लिखा होगा और ब्लैक कलर का उसका डायल होगा। इस तरीके से दो गेजें लगातार साथ लगी रहती हैं ताकि जब प्लांट चल रहा होगा तो हाई साइड जो है वो उसका प्रेशर कितना है, लो साइड का प्रेशर कितना है, डिस्चार्ज प्रेशर कितना है, सक्शन प्रेशर कितना है। आम गर्मियों के दिनों में गैस अगर पूरी है, प्लांट सही काम कर रहा है, तो सक्शन प्रेशर जब 60 है और डिस्चार्ज प्रेशर 180 है, ये इतना होता है। इसमें ये वेरिएबल है, यानी गर्मी बहुत बढ़ गई, प्लांट उसमें ब्लॉक रखने शुरू कर दिए, उसमें पानी डालना शुरू कर दिया, तो सक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं। यानी 60 की जगह 62-63 हो गया, वो 185 हो गया। इसी तरीके से वो वेरी करता रहता है। अगर बहुत ज़्यादा ठंडक हो गई तो उसके बाद उसका प्रेशर, दोनों प्रेशर भी कम हो जाते हैं। तो ये वहाँ पर जो काम करने वाले टेक्नीशियन भाई हैं वो उनको पता होता है कि इस वक्त का प्रेशर जो है वो सही है, ओवर तो नहीं हो गया, ज़्यादा तो नहीं हो गया, कोई मसला तो नहीं है, प्लांट को बंद तो नहीं करना पड़ेगा। अब जो है कंप्रेसर वहीं पर है, ओपन टाइप कंप्रेसर है, मोटर हो गई 3 फेस, डिस्चार्ज लाइन जो है उसके आगे आयल सेपरेटर लगा होगा। आयल सेपरेटर का मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। आयल सेपरेटर जो है लोहे का बना हुआ है, डिस्चार्ज लाइन पर लगा होगा, चालू हालत में काफ़ी गर्म होगा। उसको जिस वक्त जो है वो गैस गुजरेगी तो गैस जो है वो आगे चली जाएगी। जो आयल है, जो कंप्रेसर जब चलता थोड़ा बहुत आयल आ जाता है, वो आयल उसमें इकट्ठा हो जाता है। तो उस आयल को 3-4 दिन के बाद जो है नीचे एक डब्बा रख के उसको आयल को खोलते हैं, आयल सेपरेटर का वाल को खोलते हैं, आयल उसमें आयल आ जाता है, सिर्फ चंद सेकंड के लिए खोल उसको बंद कर देते हैं। जैसे आयल आना बंद, उसको बंद कर देते हैं। उसी आयल को कंप्रेसर के पास ले जाते हैं, उसके साथ पंप लगा होता है, एक लाइन लगी होती है रबड़ की या प्लास्टिक की लाइन, उसमें डालते हैं आयल में, उसको खोलते हैं, पंप उठा कर उसको जो है ना अंदर डाल देता है, कंप्रेसर के अंदर जो ना आयल दोबारा वापस चार्ज कर देते हैं ताकि कंप्रेसर में आयल की डेफिशिएंसी ना हो। लेकिन याद रखिएगा कि जिस बर्तन में आयल निकाल रहे हैं वो बर्तन के अंदर नमी नहीं होनी चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ हो, शफाफ होना चाहिए। इस तरीके से जो है वो आयल जो है उसमें डाला जाता है, कंप्रेसर में दोबारा डाल देते हैं। उसके बाद जो है वही जो गैस है वो आगे जाकर कंडेंसर में जाती है। तो कंडेंसर ज़्यादातर कंडेंसर जो है वो कम्बिनेशन कंडेंसर इस्तेमाल होता है, जो खुली हवा में लगा होता है। उसके नीचे जो है एक वाटर टैंक होता है, तो उसके ऊपर जो है पानी गिराया जाता है, वो वाटर टैंक से पानी जो है वो निकलता है, फिर उसको कूलिंग टावर में ले जाते हैं। कूलिंग टावर में ठंडा करने के बाद उसी पानी को दोबारा उसके ऊपर गिराते हैं। एक कंडेंसर बना हुआ है, उसके ऊपर पाइप होंगे, उन पाइपों के नीचे सुराख होंगे, उन जिन्हें वाटर नोजल कहा जाता है। उस तरीके से ऊपर पानी गिरेगा, उसी पानी को रिसाइकिल कर लेते हैं, दोबारा उसी को ले आते हैं। अगर जगह उनके पास काफ़ी खुली है तो फिर वाटर जो है कूलिंग टैंक जो है वो बना लिया जाता है। ज़मीन के ऊपर जो है, ज़मीन पर गड्ढा खोद कर वहाँ पर एक कूलिंग टैंक बना लिया जाता है, और कूलिंग टैंक जो है वो ईंटों की जगह बहुत तेज़ मसाला लगाकर ऐसा बनाया जाता है ताकि लीक ना करे। ऊपर से वो खुला होगा, नीचे से तंग होगा। तो अब जो है पानी उसके ऊपर ला कर डाल देते हैं, उसके तह में से पानी उठाते हैं, ऊपर हवा लगती है, पानी ठंडा होता है, और वो नीचे की तरफ जो पानी गया होता है ज़्यादा ठंडा होगा, उसके तह में से पंप लगा कर पानी उठा कर ऊपर डाला जाता है। तो कूलिंग टावर भी हो सकता है और कूलिंग टैंक भी हो सकता है। इसी तरह कुछ लोगों ने ऐसा किया कि कुआं है, कुएं के अंदर पानी ऐसे स्प्रे करके डाला, कुएं के तह से पानी निकाल लिया, ऐसा भी कर रहे हैं। लेकिन कूलिंग टैंक जो है या कूलिंग टावर जो है वो उससे ज़्यादा बेहतर है। अब कूलिंग टैंक जो है या कूलिंग टावर जो है वो भी उसको भी हम प्लांट रूम में शामिल करेंगे, उसका तलब प्लांट रूम के साथ किया जाता है। अब आगे जब गैस चलती है, आगे लिक्विड सीवर है, लिक्विड सीवर भी प्लांट रूम के अंदर ही होगा। उसके एक तरफ से गैस आएगी, दूसरी तरफ से निकलेगी,
लिक्विड सील में जब गैस आती है, ये भी आपको बता चुका हूँ कि लिक्विड सीवर जो है इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर प्लांट में ख़राबी हो जाए तो हम तमाम रेफ्यूज जो है लिक्विड सीवर में इकट्ठी कर लेते हैं, उसका किंग वाल या आउटलेट वाल जो बंद करके जो है सारी गैस इकट्ठी करके इनलेट वाल भी बंद कर लेते हैं और प्लांट को ठीक करने का उसी गैस को दोबारा चालू कर लेते हैं। इसके अलावा जो जो लिक्विड सीवर है इसके ऊपर रिलीफ बार भी लगा होता है, ख़तरे की सूरत में रिलीफ बार खुल जाता है या खुद खोलना पड़ता है अगर देसी बनाया हुआ है। तो अब जो है लिक्विड सीवर के साथ एक साइड ग्लास भी लगाया होता है, जिससे हमें गैस का पता लग जाता है कि इसके अंदर गैस जो है पूरी है या नहीं पूरी, क्योंकि पूरी करने के बाद वहाँ निशान लगा लेते हैं। अगर निशान से कम गैस होगी इसका मतलब गैस किसी जगह से लीकेज हो रही है और गैस की डेफिशिएंसी हो रही है। तो बाहर तौर लिक्विड सीवर के बाद जो है आगे की तरफ जो है वो लाइन जाएगी, वो फिर कहाँ चली जाएगी, वो चली जाएगी ब्राइन रूम के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर हो गया, इलेक्ट्रिक पैनल हो गया, कंप्रेसर हो गया, 3 फेज मोटर हो गई, ऑयल सेपरेटर हो गया, कंडेंसर हो गया, लिक्विड सीवर हो गया, वाटर पंप हो गया। ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि सारी चीज़ें इस तरफ हैं। अब वो हेरिंग बोन इवेपोरेटर जो है उसके अंदर जो है जाने से पहले हैंड एक्सपेंशन वाल है, हैंड एक्सपेंशन वाल से रेफ्रिजरेंट उतरेगी, दबाव कम होने के बाद जो है वो इवेपोरेटर में चली जाएगी। इवेपोरेटर जो है वो हेरिंग बोन है, ज़्यादा इस्तेमाल रेसवे भी होता है लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत कम है। ज़्यादातर हेरिंग बोन इवेपोरेटर जो इस्तेमाल किया होता है वो उसकी शक्ल जो है एक ऐसे बैंड बनाए जाते हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे। हेरिंग बोन जो है वो इवेपोरेटर जो है वो लोहे का ही बना हुआ है और उसमें एक तरफ से रेफ्रिजरेंट दाखिल की जाती है, जो नीचे की तरफ दाखिल की जाएगी उसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वहाँ से रेफ्रिजरेंट वापस आकर एक्यूमुलेटर जो है जिसको हम अक्यूमुलेटर कह देते हैं, काफ़ी बड़ा डब्बा है गोल शक्ल का, उसमें रेफ्रिजरेंट जो है वो वापस आती है। उसके हेड से, उसके सर से रेफ्रिजरेंट जो है वो उठाई जाती है। अगर उसमें ठंडक बहुत ज़्यादा हो जाए, ब्लॉक जम जाए और ब्राइन बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए तो उस हालत में कुछ लिक्विड जो है उसमें आ सकता है, लेकिन लिक्विड नीचे रह जाएगा, उसके हेड के ऊपर जो है ना गैस वेपर हालत में सक्शन लाइन के जरिए दोबारा कंप्रेसर को चली जाएगी, दोबारा प्लांट रूम के अंदर वो चली जाएगी। तो अब जो है ब्राइन रूम के अंदर कौन सी चीज़ शामिल है? नंबर 1 हेरिंग बोन, इवेपोरेटर, हैंड एक्सपेंशन वाल्व, एक्यूमुलेटर और बस ये 3 चीज़ें ये हो गई। उसके बाद ब्राइन टैंक है। ये तो उसका रेफ्रिज साइकिल मुकम्मल। रेफ्रिज साइकिल में कितनी चीज़ें शामिल हैं? कंप्रेसर, ऑयल सेपरेटर, कंडेंसर, लिक्विड रिसीवर, हैंड एक्सपेंशन वाल्व, हैंड एक्सपेंशन इवेपोरेटर, अक्यूमुलेटर, ये 7 चीज़ें शामिल हैं। यहाँ पर साइड ग्लास जो स्पेशल लगा जाता है वो नहीं होगा, ना ड्रायर होता है यहाँ पर, बाकी चीज़ें पूरी हैं। अब यहाँ पर जो है जो नमकीन पानी का टैंक जिसे हम ब्राइन टैंक कहते हैं वो कैसे तैयार किया जाता है, उसका तरीकाकार यह है कि पहले नीचे वाली जो जगह है जहाँ उसको बनाना है उसको अच्छी तरह कंपैक्ट किया जाता है। उसके बाद रोड़ी वगैरह डालकर उस पर रेत और सीमेंट, एक हिस्सा रेत 5 हिस्से सीमेंट, एक हिस्सा सीमेंट और 5 हिस्से रेत जो मिक्स करने के बाद उस पर डाली जाती है। उसको फिर अच्छी तरह दबाया जाता है। अगर रोड रोलर चला दिया जाए तो बहुत बेहतर है, ताकि क्योंकि टैंक जो है उसका लीक हो जाए तो बहुत ख़तरनाक काम है, सारा काम ख़राब हो जाएगा। फिर उसकी दीवारें बनाई जाती हैं, टैंक की दीवारें बनाई जाती हैं। अब जो आइस कैन रखा जाता है उसकी हाइट जो 48 इंच है, 4 फुट। आपने जो बनाना है उसको वो तकरीबन कम से कम 4.5 फुट या 4.25 फुट, 5 फुट ही बनाया जा सकता है। इतने उसकी हाइट भी है वो दीवारों की होगी, जिसके अंदर आइस कैन रखे जाएंगे, जिसके अंदर आइस कैन रखे जाते हैं। अब जो है वो दीवारें जो हैं वो बना ली जाएगी, ठीक है ना। अगर 13 इंच की दीवार हो तो बहुत अच्छी बात है,
तो 13 इंच की दीवार जो है वो उसकी जो ईंटें लगानी हैं वो 1-3 मसाले से लगानी है। एक हिस्सा सीमेंट और 3 हिस्से रेत। इस तरीके से वो आप जो बनाना वाला है उसको बता दें कि टैंक लीक नहीं होना चाहिए, उनको पता होता है कि फिर उसकी जो प्लस्तर करना है वो भी इसी मसाले से करना है। 1-3 के मसाले से पूरी दीवारें जो हैं वो अच्छी तरह प्लस्तर कर देनी है, अंदर से भी बाहर से भी अच्छी तरह प्लस्तर कर देनी है, ऊपर से भी। उसके बाद उसके अंदर जो है 0 नंबर का चिप्स, 0 नंबर 10 नंबर का कहते हैं, बारीक जो पत्थर होता है उसको सीमेंट के साथ, खालिस सीमेंट के साथ लगा के अच्छी तरह उसको लगा देते हैं। उसके बाद बहुत सारे कुछ जो ये काम करते हैं इसका बर्फ़ खाने का, वो अंदर की तरफ लोहे की पट्टी जो है जो कम से कम 4-5 सूत मोटी हो, अगर आधा इंच हो तो बहुत बहुत बड़ी बात है। उसको इस तरीके से उसके अंदर नीचे भी और वेल्ड करके सारा टैंक उसका बना जाता है। इस तरीके से वहाँ पर लीकेज का सवाल पैदा नहीं होता, अच्छी तरह चेक कर लेते हैं। और उसके बाद जो है उसके अंदर इस तरीके से लकड़ी के फ्रेम बनाए जाते हैं। वो ऐसे फ्रेम बनाए जाते हैं जिसके अंदर आइस क्रीम आराम से आ जाए। आइस क्रीम जो है उसकी चौड़ाई जो है वो 11 इंच है, लंबाई जो है उसकी 22 इंच है और हाइट जो है उसकी ऊंचाई जो है वो 48 है इंच, ये इसकी डायमेंशन है। तो आइस क्रीम जो है वो बड़ी मजबूत चादर के बनाए जाते हैं और उसके जो साइडें हैं, ऊपर वाला हिस्सा जो है उसमें 2 सुराख होते हैं जहाँ पर आइस क्रीम को उठाना पड़ता है। वहाँ पर बड़ी मजबूत लोहे की पट्टी लगाई होती है ताकि, क्योंकि बर्फ़ का वज़न काफ़ी हो जाता है, इसलिए वो आइस क्रीम बनाए जाते हैं। और अब देखना होता है कि आइस क्रीम कितने उसके अंदर आने हैं, उसके मुताबिक जो है उसको बता दिया जाता है जो आदमी जो है इसको बनाता है। अब जो है ऐसा है कि जो बनाने वाले हैं लकड़ियाँ काम करने, उनको पता होता है कि इस तरीके से उनको एकदम बता दें कि ये हमने सांचे इसके अंदर रखने हैं, यानी तकरीबन जितनी इसकी डायमेंशन है उससे थोड़ा सा स्पेशियस कर लेते हैं ताकि आराम से उसके अंदर आ जाए। जो आइस क्रीम बनाया जाता है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको तकरीबन 1 इंच नीचे से हल्का सा टेपर किया जाता है ताकि अगर जब आइस को निकालना हो, ब्लॉक आइस क्रीम से ब्लॉक निकालना हो, आइस ब्लॉक, तो आसानी से बाहर आ जाए। उसके बाद जो है ये जो टैंक है फिर साइडों पे दीवारें उठाई जाएंगी बड़ी मजबूत, इधर से भी एक कमरा सा बना, ऊपर लेंटर डाल दिया जाएगा। साइड पे जो है ना, साइड पर गार्डर जो है इस तरीके से दोनों साइडों पर गार्डर डाले जाएंगे। दरमियान में छोटे गार्डर के साथ एक क्रेन लगाई जाएगी और साइडों पे व्हील होंगे, उस क्रेन को आगे ले जाएं, पीछे ले जाएं और उसके ऊपर भी व्हील हैं, यानी आप क्रेन को दाएं या बाएं ले जाएं। वो क्रेन इसलिए होती है कि ताकि इसको आइस ब्लॉक जो है उसको निकाला जा सके। अगर वैसे उठा के निकालेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, उसके ज़रिए बड़ी आसानी हो जाती है। अब जो पहले ऐसा था कि उसके साथ एक व्हील होता था, साथ हैंडल होता था, उसे घुमा कर जो है उसको उठाते थे। अब उसके साथ 3 फेज़ मोटर लगाई हुई है, वो एक तरफ लगा ऐसे करते हैं तो चेन नीचे आ जाती है, दूसरी तरफ ऐसे करते हैं चेन ऊपर चली जाती है। तो इस तरीके से उसके अंदर एक क्लम्प होता है, एक चेन है, चेन के साथ एक क्लम्प है, उसको साथ फंसा कर उसको ऊपर उठा लेते हैं ताकि उसको आगे ले जाया जा सके। तो नमकीन पानी जो है फिर जो वेपोरेटर है वो टैंक के अंदर रखा जाता है, हेरिंगबोन वेपर टैंक के अंदर है। उस टैंक जो है उसके एक तरफ जो है एजिटेटर लगाया जाता है। पहले दीवार के अंदर सुराख करके सीलें लगाई जाती थी, आजकल उन्होंने ये किया है कि एजिटेटर जो है वो एक मजबूत सा फ्रेम बनाकर मोटर ऊपर फिट की जाती है, नीचे जो है ना रॉड है, उसके नीचे पंखा है बहुत मजबूत चादर का। वो जब घूमता है तो एजिटेट करता है किसको, ब्राइन को। वो ब्राइन ऐसे पूरा घूमता है
उसकी वेलोसिटी जो है वो 30 फीट पर मिनट है। इस वेलोसिटी से नमकीन पानी जो उसमें घूमता है, और नमकीन पानी जब जब घूमेगा तो वो अपनी हीट जो है वो किसको देगा? एवेपोरेटर को। एवेपोरेटर वो हीट जज़ब करने के बाद जो है बदरिया सक्शन लाइन जो है कंप्रेसर को देगा, कंप्रेसर आके कंडेंसर को देगा, हीट खारिज हो जाएगी। इस तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से हीट जिसकी जो है ना एग्जैक्ट होती है। अब यहाँ पर जो है ऐसा है कि उस ब्लॉक को जल्दी मुजम्मद करने के लिए और चारों तरफ जो है वो अच्छे तरीके से वो फ्रीज हो जाए, उसके लिए एक नाली डाली जाती है आइस केन के अंदर। उस नाली की लंबाई जो है वो तकरीबन जो है वो 40 इंच है या 38 इंच है। वो ऐसे नाली डाली जाती है। एक तरफ ब्लो लगाया जाता है, ब्लोअर फैन है, वो जो आइस केन की पट्टियाँ बनाई गई हैं, जिन यानी ऐसे ब्लॉक बनाए गए उनके दरमियान में पट्टी है, उसके ऊपर एक पाइप जो है वो जा रहा है। उस पाइप में सुराख है, आगे फिर छोटे पाइप लगाए हुए हैं, उसमें एयर भेजी जाती है, आम हवा भेजी जाती है। अब थ्योरी तो ये कहती है कि उसमें ऑक्सीजन डालें, ऑक्सीजन डालेंगे तो इतनी महंगा ब्लॉक बन जाए। आम हवा, साफ हवा ली जाती है, उसमें हवा को फेंका जाता है। जो नाली डाली जाती है उस नाली के साथ रबड़ की लाइन लगा लेते हैं और हवा उसके अंदर जाती है, और इस तरीके से मूव करता है पानी अंदर की तरफ से। अब मूव करता है तो अतराफ जो है ना जमनी शुरू हो जाती है, और दरमियान में थोड़ा सा पानी रह जाता है। तो इम्प्योरिटीज जो हैं, कसाफ्तें जो हैं, कोई गंदगी वगैरह हो, वो दरमियान में जाती है। जिस वक्त ब्लॉक उल्टा करके बाहर निकालते हैं, पानी डालते हैं, वो थोड़ा सा पानी ज़ाया जाता है, तो वो ना भी इस्तेमाल हो कोई नहीं। लेकिन आज हम ब्लोअर नहीं लगा रहे हैं। अब डिसल्टिनेशन प्लांट जो है, पानी को साफ करने वाला प्लांट जो है, वो अब लगा रही है लोगों ने। अब कोई आदमी आगे कहता जी पानी साफ नहीं होगा, जी हमने प्लांट लगाया हुआ है, मिनरल वाटर का प्लांट लगा हुआ है। और मिनरल वाटर का प्लांट ये आम पानी लेकर साफ करके वो साफ पानी उसमें डालकर फिर उसको करते। अब उसके अंदर नाली लगाने की जरूरत नहीं है। पहले इंस्पेक्शन होती थी कि नाली लगाएं लाजमी, लेकिन अब जब डिसल्टिनेशन का प्लांट या मिनरल वाटर का प्लांट लगा लिया है तो फिर वो ज़रूरत नहीं है। अब वो सीधा पानी डालते हैं, ब्लॉक मौजूद हो गया, उसको फिर निकाल कर भेज देते हैं। तो नमकीन पानी का टैंक जो है उसमें वो एवापोरेटर के साथ टकराता है तो नमकीन पानी ठंडा होता है। अब जिस वक्त उसको प्लांट को चालू करते हैं तो तकरीबन 24 घंटे उनको कम से कम लग जाते हैं उसको सेट करते हुए। अब उसको जब नमकीन पानी का टैंक का टेम्परेचर जो है वो 16 फ़ारेनहाइट तक आ जाए तो काम चल जाता है। लेकिन अगर वो टेम्परेचर जो है वो 12-13 तक हो तो बहुत जल्दी बर्फ़ जो है वो मंजमद हो जाएगी। इतना अगर टैंक टेम्परेचर ले आते हैं तो बहुत अच्छा है। तो ये नमकीन पानी का टैंक है। तो उसके जिस वक्त ब्लॉक रखे जाते हैं उनके ऊपर बाकायदा ढकने होते हैं, लकड़ी के ऊपर रख दिए जाते हैं ताकि कूलिंग जो है वो अच्छी तरह मुंजमद हो जाए, बाहर की हवा ना ले। एक थर्मामीटर रखा होता है लगातार, वहाँ पर थर्मामीटर डुबो के देख लेते हैं कि इस वक्त जो है टेम्परेचर, ब्रेन टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर ठीक है ओके। और कभी कभार जो है काफ़ी अर्सा गुजर जाता है तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा जबकि गैस पूरी है, तो ऐसी हालत में अगर नमक कम हो तो फिर उसके अंदर जो है पानी में तो नमक और डाल देते हैं, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो या कलमी शोरा होता है लेकिन ज़्यादातर नमक ही डालते हैं, ठीक है। तो कलमी शोरा डालेंगे तब भी वो ब्राइन बन जाएगा, अगर नमक डालेंगे तब भी। अब नमक डालने का फ़ायदा ये है कि पानी का टेम्परेचर बर्फ़ के टेम्परेचर से काफ़ी कम होने के बावजूद नमक की वजह से मुंजमद नहीं होता। अगर पानी खुद मुंजमद हो जाएगा तो टैंक जो है, जो आइस केन के अंदर जो पानी है वो कैसे फ्रीज़ होगा। तो आइस केन जो हैं उन तमाम आइस केन से पानी टकरा टकरा के एवापोरेटर के पास आ रहा है, टकरा टकरा के आ रहा है। आइस केन के अंदर जो पानी है उसकी हीट जो है वो बदली आइस केन किस में आएगी,
ब्राइन में आएगी। ब्राइन की हीट कहाँ जाएगी? एवेपोरेटर को आएगी। एवेपोरेटर को हीट लेकर बजरिया सक्शन लाइन कंप्रेसर को भेजेगा। कंप्रेसर कहाँ भेजेगा? कंडेंसर को। कंडेंसर आम हवा के अंदर बजरिया पानी उसकी हीट जो है वो खारिज कर देगा। अब अगर किसी जगह पर जगह की कमी है जहाँ पर प्लांट लगा रहे हैं, तो वहाँ पर कम्बिनेशन कंडेंसर की जगह आप शेल एंड ट्यूब कंडेंसर भी लगा सकते हैं। शेल एंड ट्यूब कंडेंसर जगह कम घेरेगा तो उसको भी लगाया जा सकता है। ये मौके के मुताबिक है। अगर जगह सस्ती है, खुली है, तो दूसरा कम्बिनेशन कंडेंसर लगाया जा सकता है और कूलिंग टैंक लगाया जा सकता है। अगर जगह कम है तो फिर दूसरा लगा लेंगे। कम्बिनेशन कंडेंसर जो है कम्बिनेशन कंडेंसर लगाएंगे, शेल एंड ट्यूब या शेल एंड कॉइल कंडेंसर जो आप लगा लेंगे। और एक बात याद रखिए कि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, कंप्रेसर है, आल्सिपेटर है, कंडेंसर है, लिक्विड रिसीवर है, एक्सपेंशन वाल है, एवेपोरेटर है, अकोमोडेटर है, सक्शन लाइन, ये तमाम चीज़ें 100% लोहे की होंगी। वजह क्या है? अगर हम कॉपर या पीतल या अल्मुनियम इस्तेमाल करते हैं तो अमोनिया गैस उनको जल्दी ख़राब कर देगी, इसलिए वहाँ पर वो कामयाब नहीं है। जो उसके अंदर लोहे के ट्यूबें इस्तेमाल की गई हैं, कंडेंसर उसकी भी, एवेपोरेटर की भी, वो भी कुछ अरसे के बाद जो है, यानी चंद सालों के बाद जो है, उनको भी अगर वो लीक हो जाना शुरू हो जाएँ तो बेहतर ये उनको नया लगा दें, उनको रिपेयर नहीं करना। वो फिर पूरा का पूरा कंडेंसर जो है या पूरा का पूरा एवेपोरेटर जो है वो नया बनवा कर लगा लेते हैं। और इसके बारे में एक बात याद रखिएगा, जैसे ही सीज़न ख़त्म हो, यानी नवंबर दिसंबर का महीना आ गया है, जनवरी का महीना आ गया है, ठंडक बढ़ गई है, बर्फ़ की डिमांड बहुत कम हो गई है, फिर बाद बर्फ़ खाने वाले बर्फ़ खाने को बंद कर देते हैं, पीछे से स्विच ऑफ कर देते हैं, सारे सिस्टम बंद कर देते हैं। फिर उनका काम ये है कि जो कंडेंसर है उसको 2-3 दिन हवा लगने दें, खुश्क होने दें। खुश्क होने के बाद अच्छी तरह उसको साफ़ करके रेगमार के ज़रिए उसको पेंट कर दें, 2-3 दफ़ा पेंट कर देना है। इसी तरीके से एवेपोरेटर जो है उसको, लिक्विड रिसीवर को, आल्सिपेटर को, अकोमोडेटर को, तमाम को पेंट कर देना है। और अच्छी तरीके से अगर आप देख रहे हैं कि ब्राइन या वो ठीक है, ओके है, नहीं, तो उसको सारा निकाल कर दोबारा नए सिरे से पानी डालकर फिर नमक डालना पड़ता है। तो नमक ये नहीं कोई स्पेशल लेकर आना है, पुराना नमक जो है जो मंडी में सस्ता मिलता है वही डाल लेते हैं। तो ये बर्फ़ खाने का सूरत हाल है। और जिस वक्त कोई ब्लॉक जो है, तरतीब जो है, फ़र्ज़ करें एक बड़ा बर्फ़ खाना 600 ब्लॉक का बर्फ़ खाना है, उसमें एक तरफ से ब्लॉक आइसकें रखते जाएंगे और साफ़ पानी उसके अंदर डालते जाएंगे, साथ साथ ढकने ऊपर रखते जाएंगे। लेकिन जो बंदा वहाँ काम करने वाला है वो, उसके पाँव साफ होने चाहिए, गंदगी वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से वो एक सिरे शुरू करेगा, दूसरे सिरे तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब जो है बर्फ़खाना चल गया तो 36 घंटे जो है आम रूटीन में ब्लॉक को मंजूर होने के लगते हैं। तो वो आगे जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं वो कहते हैं ठीक है जी 200 ब्लॉक डेली निकालने हैं। 200 ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, किसी ने 20 ले लिया, किसी ने 30 ले लिए, किसी ने 100 ब्लॉक ले लिया, किसी ने 50 ले लिए, जैसे भी लोग उठा उठा के ले जाए उनको ले जाना होता है। अब जो पहले 200 ब्लॉक निकाला, अगले दिन फिर 200 ब्लॉक निकाला, जब पहले 200 ब्लॉक निकाल देने हैं वो दोबारा फिर उधर रख के उनको पानी से भर देना है। अगले दिन आएंगे, अगले 200 ब्लॉक मुंजमद हुए होंगे, उनको निकालना इस तरीके से। तो जिस वक्त ब्लॉक को बाहर लेके जाना है तो जो क्रेन लगी हुई है उसका जो जंजीर है उसको नीचे लाना, क्रम्प लगा हुआ, उसको उठा के ऐसे इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे और धकेल के वहाँ ले जाएंगे जहाँ से उसको डिलीवर करना है। वहाँ को पुराना टायर वगैरह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ऊपर रख के पानी अल्लाहु डाल अकबर, देंगे।